आज इस बुलेटिन में बात होगी पूर्व जजों की अमित शाह को चेतावनी की, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ अमित शाह के विवादित बयान की, देखेंगे मोदी सरकार के लिए मुसीबत बन रही विपक्षी एकता को, राहुल के आरोपों पर फंसे चुनाव आयोग को, जानेंगे क्यों जंतर मंतर पर जुटने लगे किसान, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर भड़के राहुल गांधी को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गजा में इजरायली हमले में 4 पत्रकारों की गई जान, दुनिया भर में हो रही निंदा, जान गंवाने वालों में एपी, रॉयटर्स, अल जजीरा के पत्रकार शामिल। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का गृह मंत्री अमित शाह से सवाल, झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की होनी चाहिए जेल। शाह ने केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने पर उठाए थे सवाल। पीएम मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग का पलटा आदेश, आरटीआई एक्टिविस्ट ने मांगा था रिकॉर्ड। शेयर बाजार में तेजी, 329 अंकों की तेजी के साथ 81,635 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 97 अंकों की तेजी के साथ 24,967 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियों के साथ ही सियासी बहस भी छिड़ी हुई है। सत्ता पक्ष के नेता इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साध रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह उन्हें नक्सलियों का समर्थक बता रहे हैं, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर गृह मंत्री शाह को सख्त नसीहत दी है। तो क्या कुछ कहना है पूर्व जजों का, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के बीच गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उनके बयान पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बुरी तरह भड़क उठे और गृह मंत्री को मर्यादा का पालन करने की बात कह दी। पूर्व जजों के एक समूह ने सीनियर वकीलों के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सलवा जुडूम मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले की गलत व्याख्या करने की कड़ी निंदा की। ये फैसला तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने लिखा था, जो मौजूदा वक्त में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। दरअसल चुनाव को लेकर विपक्षी उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री शाह ने सलवा जुडूम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिए। उन्होंने इस फैसले को लेकर सुदर्शन रेड्डी पर यह आरोप लगाया कि वो नक्सलवाद का समर्थन करते हैं, जिस पर सुदर्शन रेड्डी ने तो कहा ही था कि वो उनका फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अब पूर्व जजों के एक समूह ने भी शाह के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने संयुक्त बयान में कहा कि किसी उच्च राजनीतिक पदाधिकारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूर्वाग्रही गलत व्याख्या से सुप्रीम कोर्ट के जजों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति पद सहित सभी राजनीतिक अभियानों में वैचारिक बहसें शामिल हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सभ्यता और गरिमा के साथ चलाया जाना चाहिए। इस बयान पर हस्ताक्षर करने वाले पूर्व जजों में जस्टिस अभय ओका, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मदन लोकुर भी शामिल हैं। इनके अलावा हाईकोर्ट के भी पूर्व जजों के हस्ताक्षर हैं। जिस तरह पूर्व जजों ने शाह के बयान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, उसके बाद माना जा रहा है कि इंडिया के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ अगर अब इस तरह की टिप्पणी आई तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अमित शाह के एक के बाद एक बयानों पर विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ बयान दिया और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही एक और जज को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने एक तरह से आरोप लगाते हुए कहा कि जस्टिस आफ्ताब की वजह से उनको 2 साल तक गुजरात से बाहर रहना पड़ा था। तो क्यों शाह ने कही ये बात, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के एक और जज के खिलाफ विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने जस्टिस आफ्ताब पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से शाह को 2 साल तक गुजरात से बाहर रहना पड़ा था। एक इंटरव्यू के दौरान शाह ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में खुलकर बात की, लेकिन जस्टिस आफ्ताब आलम को लेकर उनके बयान ने सबका ध्यान बटोर लिया। उन्होंने कहा कि मैं 2 साल तक गुजरात से बाहर रहा क्योंकि भारत के इतिहास में किसी की जमानत याचिका कभी 2 साल तक नहीं चली। जस्टिस आफ्ताब आलम की कृपा से मेरी जमानत याचिका 2 साल तक चली। ज्यादा से ज्यादा जमानत याचिका 11 दिन तक चलती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस आलम ने कहा था कि गुजरात के गृह मंत्री होने के नाते शाह सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। उनकी बात सुनने के बाद मेरे वकील ने कहा कि अगर आपको यही डर है तो जमानत याचिका पर फैसला होने तक हमारे मुवक्किल गुजरात से बाहर रहेंगे। आपको बता दें कि सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ का ये मामला 2005 का है, जब गुजरात के गांधीनगर में सोहराबुद्दीन और उनकी पत्नी कौसर बी की एक कथित पुलिस मुठभेड़ में जान ले ली गई थी। इसी मामले में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को साल 2010 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि वो मुठभेड़ की साजिश के सूत्रधार थे।
उन्हें 3 महीने के लिए अहमदाबाद की साबरमती जेल में भी रहना पड़ा था, जिसके चलते शाह को जुलाई 2011 में प्रदेश की मोदी सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। और अब जिस तरह उन्होंने जस्टिस आफ्ताब को निशाने पर लिया है, ऐसे में उनके बयान पर विवाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अमित शाह के बयान पर विवाद बढ़ने की आशंका है तो पीएम सीएम को पद से हटाए जाने वाले विधेयक पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि विपक्ष के विरोध के चलते इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया, लेकिन विपक्ष अभी भी विधेयक के खिलाफ विरोध जता रहा है और अब ये तय माना जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से जेपीसी का बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम सीएम को पद से हटाए जाने वाले विधेयक का विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है। मोदी सरकार ने इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया है, लेकिन यहाँ भी सरकार को विपक्ष के आगे मात खानी पड़ सकती है। अभी जेपीसी का गठन नहीं हुआ है, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि विपक्षी दल पीएम और सीएम को हटाने वाले बिल को पास नहीं होने देंगे। उन्होंने अब जेपीसी का भी बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है। टीएमसी और सपा ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि वो अपने सांसदों को जेपीसी में नहीं भेजेगी। इसके बाद आप की तरफ से ही जेपीसी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया था। अब इसमें एक और दल शामिल हो गया है। शिवसेना यूबीटी ने भी साफ कर दिया है कि वो भी जेपीसी में शामिल नहीं होगी। विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी में भी उनकी बात या उनके सुझाव नहीं सुने जाएंगे। उसी कड़ी में अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पर चिंता जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इसके समर्थन पर उन्होंने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम जैसे मौजूदा कानून पर्याप्त हैं। सुले ने कहा कि व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। सुले के बयान से माना जा रहा है कि एनसीपी शरद गुट भी जेपीसी का बहिष्कार करने का कभी भी ऐलान कर सकता है। सुप्रिया ने कहा, अगर किसी को 30 दिनों के लिए जेल में डाला जाता है तो उस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा, ये कैसे काम करेगा। सुले ने यह भी जोर देकर कहा कि मंत्री को हटाने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है, आप ये अधिकार कैसे छीन सकते हैं। यानी विपक्ष की एकजुटता देखते हुए कहा जा सकता है कि इस विधेयक को लाने की मोदी सरकार की मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। विपक्ष की एकजुटता ने मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है तो वोट चोरी के मुद्दे पर भी सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया था। दावा किया था कि एक विधानसभा सीट पर ही 1 लाख से ज्यादा वोटों की धांधली हुई है। सबूत सामने रख दिए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि कितने भी सबूत सामने हो वो उनकी जांच नहीं करेगा। उल्टा राहुल से ही शपथ पत्र मांग लिया था। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि वोट चोरी के चलते ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बन पाई है। राहुल ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर बड़ा खुलासा भी किया। बताया कि 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी तरीके से जोड़े गए, जिसके चलते बीजेपी चुनाव जीत गई। ये खेल हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी हुआ और बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया भी इसी के लिए चालू की गई, जिससे वोटिंग लिस्ट में बदलाव कर बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से अपने आरोपों को लेकर सबूत मांगे तो राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि ये पूरा डेटा चुनाव आयोग का ही है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह का सबूत देने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया तो उसकी तरफ से विपक्ष के नेता राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा गया। इसे लेकर विपक्षी दलों ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने 18,000 से ज्यादा शपथ पत्र चुनाव आयोग को सौंपे थे, जिनका कोई जवाब आयोग ने नहीं दिया। और अब राहुल जो आरोप लगा रहे हैं उनकी जांच चुनाव आयोग को करानी चाहिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने भी राहुल के आरोपों को गंभीर बताते हुए इसकी जांच की मांग की। इस बीच चुनाव आयोग से जब सवाल किया गया कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने जो समय सीमा दी थी वो खत्म हो गई है, तो चुनाव आयोग राहुल पर क्या एक्शन लेगा, तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि कोई एक्शन नहीं होगा, राहुल के आरोप अब झूठे माने जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पूरी वोटिंग लिस्ट सबूत के तौर पर रख दी है, तो चुनाव आयोग अपनी ही वोटिंग लिस्ट की जांच के लिए तैयार क्यों नहीं है। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग फंस गया है तो किसानों ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत का आयोजन किया। इस दौरान आगे की रणनीति भी तैयार की गई। ऐसे में एक बार फिर दिल्ली में किसान आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या कुछ हुआ महापंचायत में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में एक बार फिर किसान आंदोलन होने की खबरें तेज हो गई हैं, क्योंकि किसान संगठन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत का आयोजन किया। ऐसे में देश के कई राज्यों से किसानों ने दिल्ली का रुख किया। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग कोने से किसान एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसका आयोजन सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी,
किसी भी प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते से कृषि, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन क्षेत्रों को बाहर रखने और पिछले आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेने पर विचार विमर्श के लिए किया गया। इस दौरान किसानों ने 30 सितंबर तक कच्चे कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया। इस बीच किसानों ने अमेरिका का भी जिक्र किया। किसानों ने हुंकार भरते हुए कहा कि भारत में अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। महापंचायत के दौरान तेज बारिश हो गई, लेकिन बारिश के बावजूद किसानों के हौसले बुलंद रहे। किसान अपनी जगह से हिले तक नहीं, वहीं बैठे रहे। बता दें कि ये महापंचायत 2020 और 2021 में हुए किसान आंदोलन के लगभग 4 साल बाद हुई। तब हजारों लोगों ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सरकार को किसानों की मांग के आगे झुकना पड़ा था और किसान उस वक्त अपने घर लौट गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसे में सरकार पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है तो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद को बड़ी राहत मिली है। महमूदाबाद के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने निचली अदालत को महमूदाबाद के खिलाफ दायर किए गए आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से रोक दिया, जिसे प्रोफेसर के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अशोका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर महमूदाबाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए इस मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने जांच समिति की तरफ से महमूदाबाद के खिलाफ दायर किए गए आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से निचली अदालत को रोक दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने निचली अदालत को इस मामले में कोई भी आरोप तय करने से भी रोका है। साथ ही महमूदाबाद की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल से आरोप पत्र की जांच करने और कथित अपराधों का एक चार्ट तैयार करने को कहा। बेंच ने कहा कि वो अगली सुनवाई में इस पर विचार करेगी। सिब्बल ने बताया कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 18 मई को महमूदाबाद को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। उनकी पोस्ट से देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा होने का आरोप लगाया गया। मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की, जिसने एक मामले में तो क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी, जबकि एक में 22 अगस्त को आरोप पत्र दायर किया गया था। रिपोर्ट में पाया गया कि अली खान ने अपराध किया है। इस रिपोर्ट को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कोई भी कार्यवाही करने से रोक दिया। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद को जमानत दे दी थी, लेकिन निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया था। लेकिन अब कोर्ट के नए आदेश को उनके लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर भड़के राहुल गांधी की। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी एस्पिरेंट्स परीक्षा में हुई धांधली को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। 24 अगस्त की देर रात को दिल्ली पुलिस ने अभ्यर्थियों को गैर कानूनी तरीके से हटाने की कोशिश की। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स और टीचर्स को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी स्टूडेंट्स और टीचर्स के सपोर्ट में है। तो क्या कुछ बोले राहुल गांधी, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के रामलीला मैदान में धरने पर बैठे कई अभ्यर्थियों को 24 अगस्त की रात दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये छात्र कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में धरने पर बैठे थे। उनका दावा है कि दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से उन्हें हटाने की कोशिश की, जबकि उनके पास 2 दिन तक प्रदर्शन करने की इजाजत थी। पुलिस के हटाए जाने का जब छात्रों ने विरोध किया तो पुलिस ने उन पर बल प्रयोग भी किया। अब इस मामले में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रोटेस्ट करने वालों के समर्थन में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रशासन के लाठीचार्ज पर निशाना साधते हुए लिखा कि रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय, मिली क्या? लाठियां। साफ है मोदी सरकार को ना देश की युवाओं की चिंता है ना उनके भविष्य की। क्यों हो? ये सरकार जनता के वोटों से नहीं, वोट चुराकर सत्ता में आई है। पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक और आवाज दोनों को चल देंगे। युवाओं, किसानों, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों, आपका वोट इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए आपकी मांगे कभी इनकी प्राथमिकता नहीं होंगी। अब वक्त है डरने का नहीं, डटकर मुकाबला करने का।
राहुल गांधी के ट्वीट के बाद विपक्ष के कई और भी नेता अभ्यर्थियों और शिक्षकों के सपोर्ट में आए हैं। प्रियंका गांधी ने भी पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद सरकार और प्रशासन सवालों के कटघरे में आ गई। बताते चलें कि प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और शिक्षकों का कहना है कि एसएससी की परीक्षा में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं। हाल ही में जारी हुई स्टेनो परीक्षा की आंसर की में भी गड़बड़ी है। इसी तरह की सिलेक्शन पोस्ट के पहले पेपर में भी समस्या हुई थी। उनका आरोप है कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी धांधली कर रही है। अभ्यर्थियों की मांग है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता, आंदोलन चलता रहेगा, यानी छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में दिल्ली की बीजेपी सरकार के साथ ही केंद्र की भी मुश्किल बढ़ती दिखाई। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉर्पोरेट और सरकारों को फायदा पहुँचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।